Hello, I'm Preeti Goyal, a graduate engineer and a B.Ed holder. I'm blessed to receive math scholarship. 8 years of experience, my passion in maths, and my love for children has helped me create Step Up Academy. At Step Up, my passion, my affection, patient nature, and my good communication skill helps me connect with children. And we take online and offline coaching for CBSE, ICSE, IGCSE, and IB Maths. I try to integrate fun activities which help create, develop problem solving skills and curiosity in children. I aim to instill a genuine love for maths in every child. Today, along with us, we have BK Sir. He is a very renowned educator, motivator, and an enthusiast. He's been into this business for the last 20 years and he's educated more than 50,000 children. With extensive research and working with a lot of publications, he's come up with more than 15 books. His books are being used by more than 5,000 children and more than 1,000 schools in India and abroad. He's won a lot of awards and has given a lot of seminars to educate children as well as educators. So please may I welcome you. Yes, Preeti ma'am. Say, how are you? Happy evening, sir. Thank you so much. Good evening. Sir, Yes, I am very, very thankful to you for coming and giving us your precious time. Thank you so much. Thank you so much, Preeti ma'am. Thank you so much. Yes, we can start. Okay, sir. So my first question, जो बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अब between two exams they have just 3.5 days. तो वो 3.5 days में क्या रिविजन करे जिससे उनका जो एम है टू स्कोर मोर देन 95 in 100 out of 100 in maths. What is the revision strategy that they should use? Yes, Preeti. 3.5 days, basically 3.5 days is not enough to score 95% and above. तो 95% एंड एबव अगर बच्चों ने इनिशियली अगर बिगिनिंग से पढ़ाई नहीं किया हुआ है तो 3.5 डेज में आई डोंट थिंक सो कि दे विल स्कोर 95+ एंड एबव. यस, बट जिन बच्चों ने एटलीस्ट एनसीईआरटी अच्छे तरीके से करा हुआ है और एनसीईआरटी के साथ साथ अगर एग्जाम्पलर करा हुआ है तो इन सीबीएसई 3.5 डेज का अगर बहुत सटीक प्लान बना ले हो, वो प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, तो 3.5 डेज में अगर उनका लेवल अगर 75% भी अगर हो तो 3.5 डेज में आराम से 20-25% अपने मार्क्स को इनहेंस किया जा सकता है. सो इट्स नॉट अ टफ टास्क फॉर एनी स्टूडेंट. हाँ, लेकिन 3.5 डेज में 95 उन्हीं के आएंगे जिन्होंने पहले अपना फाउंडेशन, जिनका बेस जो है सॉलिड हो गया हो और वो 75-80 पे भी अब फंस रहे क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है. तो 3.5 डेज में अगर वो प्लान करें तो बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. बस यस, 3.5 डेज में उनके लिए जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ाई किया तो इवन दे कैन स्कोर 60%. जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ाई किया, पूरे साल उनके अच्छे परसेंटेज नहीं आए, स्कूल में स्ट्रगल करते रहे अपने मार्क्स को लाने के लिए, तो 3.5 डेज का उनका प्लान ऐसा बन सकता है. कुछ चैप्टर्स के ऊपर अगर प्रॉपर तरीके से अगर स्ट्रेस दें, वहां पे अगर इफेक्टिवली अगर वर्क करें तो 3.5 डेज में वो अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं. बट 95% एंड एबव लाने के लिए इनिशियल उनका बेस, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. अब आप किसके बारे में पूछना चाहती हो? एक उन बच्चों के बारे में जो स्ट्रगलर है, एक वो बच्चे जो स्ट्रगलर है, एक वो बच्चे जो बड़े अच्छे लेवल में है लेकिन वो मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं. तो मैं दोनों के बारे में इस आपको बता रहा हूं. हाँ. वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई किया भी तो स्ट्रगल करते रहे, उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिला, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला तो सीरियस नहीं थे, उनका अप्रोच सीरियस नहीं था, तो उनके लिए मैं ये मानूंगा कि हमारे लिए सबसे जो बेसिक जो फाउंडेशन बुक है ना, दैट इज एनसीईआरटी. मैं एनसीईआरटी को यूजुअली बाइबल, गीता, रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब सब कुछ उसे बोलता हूं क्योंकि एनसीईआरटी हमारा फाउंडेशन बुक है. और एज फार एज सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, जैसे आपको पता होगा कि हमारे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ए बी सी डी ई देयर आर 5 सेक्शन, राइट. सेक्शन ए में टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और सेक्शन ई दैट इज केस स्टडी बेस्ड पार्ट होगा. तो अगर हम ए को हटा दें और ई को हटा दें तो उसके बाद हमारे पास 3 सेक्शन बच गया, दैट इज बी सी एंड डी.
तो बी सी और डी सेक्शन में मेरा ऐसा मानना है कि यूजुअली ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही पेपर में पूछे जाते हैं। Okay. ट्रेडिशनल मेरे बोलने का मतलब ऐसा चीज जैसा हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहा करते थे यही पढ़ लो यही आ Yes. जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, बस आपको यही करना है, यही प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड्स भी कहता है। तो बीसीडी जो है ना वो ट्रेडिशनल सेक्शन है। मैं उसको एकदम यूजुअली ट्रेडिशनल वर्ड ही वहां पर यूज करता हूं क्योंकि वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स या पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। तो बच्चे अगर एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कर लें, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ाई करा हुआ है और कुछ नहीं, अगर इनके पास कुछ नहीं है तो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख ले, लास्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को अगर देख ले एनसीईआरटी के साथ साथ उसका एक कॉम्बिनेशन बना ले। ये दोनों एक तरह Okay. से इंडिकेटर है, जिसको ट्रेड के लाइन में हम इंडिकेटर भी कहते हैं, दोनों एक तरह से इंडिकेटर है। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मैच कर लेना तो एक बिल्कुल पूरे साल नहीं पढ़ा हुआ बच्चा भी बड़े आराम से 60-65% जो है मार्क्स हो लेकर आ सकता है। एमसीक्यू के लिए थोड़े से ट्रिक्स और टेक्निक्स चाहिए उनको, लेकिन मान लो अगर एमसीक्यू नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होता है कि अगर 20 के 20 क्वेश्चन में बच्चा अगर सब में अगर ए मार्क करके भी आ जाए, बी मार्क करके भी सब में आ जाए, तो 5-6 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। तो वहां से 5 to 6 वहां सही हो गया। बीसीडी ट्रेडिशनल है, रटे रटाए क्वेश्चन वहां पर आते हैं। तो अगर इन 3 सेक्शन के ऊपर वर्क कर ले, ठीक है, और पीवाईक्यूज अगर अगर एमसीक्यू से कुछ नहीं भी आता है तो वहां भी थोड़ा सा अगर अपना दिमाग हल्का भी दिमाग लगा ले तो बच्चा बड़े आराम से 60% मार्क्स पेपर में लेकर आ सकता है। बस यस, अब बात आती है 95% एंड एबव बच्चे कैसे लेकर आए और इवन 100% बच्चे मार्क्स कैसे लेकर आए। इसके लिए मेरा एक बड़ा एक सिंपल स्ट्रेटजी है कि हमारा फाउंडेशन जो चेंज जो बनता है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। गॉट माय पॉइंट? स्टार्ट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, देन वी हैव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, selected questions from NCERT exemplar, not entire exemplar. So NCERT, that is base book, then selected questions from NCERT exemplar problem, और कोई भी एक अच्छे रेफरेंस बुक, whether it is RS अग्रवाल, whether it is RD शर्मा, और even my book that is बीके सिंह, अगर कहीं से भी अगर सॉल्व एग्जाम्पल को कर ले अगर, तो बड़े आराम से हंसते हुए मजे में दे कैन स्कोर 95%। बिकॉज पहले हम लोग चैलेंज किया करते थे यार अब तुम यही पढ़ लोगे ना तो यू कैन स्कोर 100%, लेकिन अब हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट अगर 2 से 3 साल के ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो यू कैन नॉट बिलीव केस स्टडी दैट इज सेक्शन ई वाले जो पार्ट में 1 या 2 नंबर के ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है ना वो पूछ दिए जाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन पे बच्चे फंस जाते हैं। तो अब सवाल है कि केस स्टडी का नोबडी कैन चैलेंज ना। आप ये नहीं कह सकते हो केस स्टडी बीके सिंह के बुक से ही आना है, केस स्टडी आरएस अग्रवाल के बुक से ही आना है, आरएस अग्रवाल में तो है ही नहीं, केस स्टडी आर डी शर्मा के बुक से आना है, ऐसा आप तो नहीं चैलेंज कर सकते आप। तो केस स्टडी के लिए वी कांट चैलेंज। यस, वी कैन चैलेंज फॉर सेक्शन बी, वी कैन चैलेंज फॉर सेक्शन सी एंड इवन वी कैन चैलेंज फॉर सेक्शन डी, जहां पर बड़े फिक्स पैटर्न है कि वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 95 प्लस एंड एबव लाने का सिंपल स्ट्रेटजी है आवर बेस बुक एनसीईआरटी इंक्लूडिंग ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स। मैं उन सारे टीचर को रिकमेंड करता हूं कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं हम केवल अनसॉल्व के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, हमें सॉल्व में भी जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं वो एनसीईआरटी से कराना चाहिए। देन सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और किसी भी एक अच्छे रेफरेंस बुक के सॉल्व एग्जाम्पल, बच्चों को अनसॉल्व तक जाने ही मत दो ना, ठीक है, वहां पे सॉल्व भी उनको करवा दो तो इजिली दे कैन स्कोर 95% एंड अबव। तो दिस इज द सिंपल थ्योरी। उसके बाद बोर्ड पेपर के पहले 1 या 2 सैंपल पेपर उनको करना चाहिए, आई रिकमेंड इट। और वो 1 या 2 सैंपल पेपर से ज्यादा करने की कहीं कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से 2 सैंपल पेपर अगर वो कर लेते हैं तो देयर टाइम मैनेजमेंट विल बी इंप्रूव। बट 95 प्लस लाने का सिंपल फंडा एनसीईआरटी बेस बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ एनी गुड रेफरेंस बुक। गुड रेफरेंस बुक की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी सैंपल पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी क्वेश्चन बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। रेफरेंस बुक जैसे मैं आपको बोलूं तो दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट बीके सिंह, टॉकिंग अबाउट आरएस अग्रवाल, और इवन यू कैन कंसीडर टॉकिंग अबाउट आर डी शर्मा एंड ऑल। यस, दिस इज द मेन स्टेटमेंट। Sir, with my experience, with so many years of experience, मैं बच्चों से एक चीज कहना चाहूंगी, not because sir is here. Sir की ये book A Complete Course in Mathematics, which is for grade 10 and for grade 9, is excellent. Sir, it is so organized. मतलब मुझे लगता है हर एक type का there are few questions, so you are really thorough in that type.
एंड जनरली हमने जैसे आपने कहा वही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो आई थिंक इट्स रियली एग्जैक्टली हेल्पफुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इस सो आई बुक थिंक दे का कैन डू द मेन सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम हियर। राइट। इस बुक का मेन यूएसपी क्या है? इस बुक में मैंने कोई बहुत खास ऐसा कुछ वर्क नहीं किया है। प्रीवियस ईयर्स, लास्ट 20-25 ईयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उसे मैंने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अरेंज कर दिया अपने बुक में। दिस द मेन यूएसपी ऑफ दिस बुक। अगर इस बुक में अगर 5000 क्वेश्चंस हैं तो यू कैनॉट बिलीव उसमें से करीब 4500 जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो सब के सब सीबीएसई बोर्ड में कभी ना कभी वो पूछे गए हैं। दैट मीन्स कि ऑल क्वेश्चंस आर वेरी ट्रस्टेड क्वेश्चंस। बच्चे जब एक ट्रेंड सेटर्स क्वेश्चंस को करते हैं, जब एक ट्रस्टेड क्वेश्चंस को करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्टअप होता है कि यार हाँ, मैंने सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, मुझे आता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दिस इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस बुक। यस। सर चैप्टर वाइज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इस चैप्टर से ग्रेड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, इससे केस स्टडी आएगा, या इस यस। चैप्टर को पहले स्टार्ट करें? चैप्टर वाइज क्या स्ट्रैटेजी करें राइट बच्चे? राइट। अप्रीति, एज फार एज सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर कंसर्न, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास, मैं तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स में मोर देन 200 मैंने टीचर्स के साथ वर्कशॉप करे हैं, बच्चों के साथ तो अनलिमिटेड मैंने जूम पे मीटिंग, बहुत सारी स्कूलों के साथ में ऑलरेडी अभी एसोसिएटेड हूँ, लाइक डीपीएस एंड ऑल। तो मैं पढ़ाने भी जाता हूँ दिल्ली से बाहर, डीपीएस झारखंड वगैरह में। मेरा मेन क्या है ना, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि बच्चे आज के टाइम में क्या है, दे आर टोटली कंफ्यूज्ड इन द सेंस कि एक अच्छे एडुकेटर की बड़ी बड़ी कमी है आज के टाइम में। देखो, पढ़ना इज डिफरेंट थिंग ना, ए प्लानिंग इज डिफरेंट थिंग। तो एक अच्छा टीचर ही एक बच्चे को अच्छा प्लान समझा सकता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एक बच्चा तो छोटा है ना, जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, तो वो कैसे प्लान कर सकता है कि मेरा, वो तो किताब पढ़ लेगा, सारे क्वेश्चन कर लेगा, आप जो होमवर्क दोगे करके आपको दिखा देगा। लेकिन क्या इज इट पॉसिबल कि इफ वी आर गेटिंग 3.5 days, ठीक है, बिफोर मैथ्स पेपर, एंड इज इट पॉसिबल कि 3.5 days में वो इतनी मोटी बुक जो है, मेरी जो नई एडिशन बुक आई है, इस इतने वॉल्यूम वाले बुक को वो तैयार कर पाए? नो, नॉट एट ऑल, एग्जैक्टली। नहीं पॉसिबल है। तो मेन पार्ट इज कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? और hierarchy of each and every chapter, that is very important part. Hierarchy means what I'm telling you कि अब एक बच्चा रियल नंबर से स्टार्ट करता है, तो he should aware of the weightage of this chapter also. एंड जब उस चैप्टर का वेटेज पता रहेगा यार कि ये रियल नंबर है, दिस इज द पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम, एंड यूनिट ऑफ वेटेज ऑफ दिस यूनिट इज 6 marks, राइट? और 6 marks में उससे पढ़ना क्या क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक बच्चे ने अपने फिंगर पे देख लिया, तो टीचर का काम है कि भाई सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स में मेरा एक सारे बच्चों से रिकमेंडेशन यह भी रहेगा कि जब वो तैयारी करते हैं, जो चैप्टर उन्होंने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, राइट, 9th में बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में वो रियल नंबर पढ़ रहे हैं, बोथ आर द पार्ट ऑफ वन यूनिट एंड दैट इज नंबर सिस्टम, राइट? तो वैसे चैप्टर जो 9th में उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उस चैप्टर से भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और लास्ट 2 to 3 years के अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, तो 2 से 3 साल में पिछले साल के भी क्वेश्चन पूछे गए। कैन यू बिलीव सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया √2 और √3 के बीच में इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? अब बच्चे कहेंगे सर ये तो क्लास 10th का पार्ट है ही नहीं, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड 2 digit कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा, और एक बच्चा अवेयर नहीं है कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर। ए एंड बी आर अगर को प्राइम है, तो पूछा गया कि को प्राइम का इफ ए एंड बी आर को प्राइम, देन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज। तो बच्चों को पता होना चाहिए ना, को प्राइम है क्या, कंपोजिट नंबर है क्या, रेशनल इरेशनल कैसे लिखेंगे हम। पेपर में ऐसा भी आया होगा कि 3.25 के ऊपर बार, इनमें से ए बाई बी के फॉर्म में कौन होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि वैसे सारे चैप्टर जो बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो भी करने की जरूरत है। अब आता है कि सीक्वेंस की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे स्कूल में मैं देखता हूं कि दे स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स, स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। मैंने अप्रैल में उनका सेशन स्टार्ट होगा, दे विल स्टार्ट विद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? ठीक है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। स्टार्ट, जब बुक में एक हायरार्की ऑर्डर बना करके दिया हुआ है कि सबसे पहले भाई हमें रियल नंबर्स पढ़ना है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स के बाद हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। अब लीनियर इक्वेशन के बाद ये चैप्टर क्यों नहीं हुआ? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कोई
पॉलिनोमियल ही इक्वेशन बन जाता है ना। करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन दैट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चे पहले पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ना, अब पॉलिनोमियल बाद में तो पढ़ेंगे नहीं, उसका लॉजिक बनता नहीं है। तो चैप्टर के जो ऑर्डर दिए हुए हैं ना, बच्चों को चैप्टर ऑर्डर वाइज ही पढ़ना चाहिए। अब मेन पार्ट है कि चैप्टर का स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर रियल नंबर वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 6 मार्क्स, कैन यू बिलीव 6 मार्क्स इज अराउंड 8% ऑफ द इंटायर वेटेज ऑफ सीबीएसई बोर्ड पेपर, और करना कुछ नहीं है। करेक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, बस हो गया, दैट्स ऑल। दीज आर द 3 पार्ट्स इन दैट। तो बच्चों को एक हायरार्की समझाना चाहिए टीचर को कि चैप्टर की शुरुआत कैसे करें, और हर टॉपिक से कितने कितने के मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर बच्चों को सीक्वेंस से ही तैयार करना चाहिए। अभी भी अगर उनके पास टाइम है तो शुरू से अपने प्लानिंग को बनाएं। और बच्चों के दिमाग में यूजुअली ऐसा होता है कि डिफिकल्ट चैप्टर की तैयारी हम बाद में करेंगे। लाइक बच्चों को क्या लगता है कि भाई सर मुझे आइडेंटिटी में बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर ट्रायंगल टफ है, सर्कल्स टफ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो चैप्टर टफ है, सिंस वहां पर एग्रेसिव एक प्रैक्टिस की जरूरत है, गेटिंग माय पॉइंट, वहां पर उनको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा पहले। तो टफ चैप्टर को हर दिन अपने रूटीन में उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। लाइक अगर क्या करें कि चाय भी पी रहे हैं तो अपने ट्रायंगल से 4 सम्स एनसीईआरटी का नोट कर लिया, चाय पीते पीते सॉल्व किया, फिर अगले दिन सॉल्व कर लिया, या 2 आइडेंटिटी लिख लिया, आज कर लिया, कल भी कर लिया, परसों भी कर लिया। तो इन डिफिकल्ट पार्ट्स के ऊपर बड़ा अपना स्ट्रांगली कमांड कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, 11th मार्च के पेपर के लिए भी कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर। लेकिन वहां पर अब सिंस टाइम कम है तो डिफिकल्ट पार्ट को कैटेगराइज करना बड़ा जरूरी है कि भाई ये पार्ट अगर मुझे मुश्किल लग रहा है तो पेपर के पहले मुझे 2-3 बार करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे, जैसे 1/√2 इज इरेशनल, लेकिन एग्जाम्पलर में ऐसा भी क्वेश्चन है ना कि रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू भी इरेशनल है, इसे आप प्रूव कीजिए, जहां पर पी एंड क्यू क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें बच्चे यूजुअली उलझ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैटेगराइज करें और उसके ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव प्रैक्टिस करें, तो आई थिंक ऑल विल बी फाइन, ठीक है, कहीं बच्चे नहीं फंसेंगे। और वेटेज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, खास करके स्टैटिस्टिक्स का वेटेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज, चैप्टर 1 का वेटेज। वेटेज बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टीचर जब बच्चों को बताते हैं तो उसका वेटेज भी बताना चाहिए ना कि भाई ये प्लानिंग आपका है। तो प्लान अगर बच्चे का सॉलिड हो गया ना, तो आई थिंक सीबीएसई बोर्ड इज द इजीएस्ट बोर्ड इन द कंट्री। वेन एवर यू कंपेयर आईसीएसई बोर्ड से, तो मेरा मानना है कि सबसे आसान बोर्ड इस सीबीएसई बोर्ड ही। रेडी रेडाई चीजें आती हैं और आज भी आते हैं, पहले भी आते रहे और आने वाले टाइम में भी आएंगे, ठीक है। तो बच्चों को डरना नहीं है, बच्चों को घबराना नहीं है कि क्या जाए, अरे बोर्ड क्या है, थोड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है कोई कि भाई नहीं होगा हमसे, ठीक है। तो बहुत आसान पेपर आता है, बहुत आसान पेपर आता है। अगर आप सही तरीके से बच्चों को अगर आपने कराया हुआ है ना, तो आपको जब बच्चों के हाथ में जब पेपर मिलेगा ना, सबसे पहले वो टीचर को याद करते हैं, अरे यार तुमने क्लास में इतने बार किया हुआ, इतने बार किया हुआ, इतने बार किया हुआ, यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यहाँ करा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को हमें समझाना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड का पेपर, स्कूल के भी जितने भी पेपर उनके हुए, सबसे आसान पेपर सीबीएसई बोर्ड का ही पेपर होना है। यस सर, अकॉर्डिंग टू यू 5 मार्कर्स कौन से लेसन से आते हैं so that children can concentrate on या that? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 5 मार्कर मीन सेक्शन डी, राइट। सेक्शन डी में सबसे बच्चों को पहले में बताना है कि सेक्शन ए को अगर हम छोड़ दें तो बी सी डी एंड ई इन चारों सेक्शन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में वी विल हैव 2 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन, सी में भी 2 होंगे, डी में भी 2 होंगे, और केस स्टडी में भी 1-1-2 का कॉम्बिनेशन होता है। 2 मार्कर वाले पार्ट में एक इंटरनल चॉइस होता है केस स्टडी में भी, राइट। तो अब आ गया सेक्शन डी। मैंने जैसा कि पहले बोला अभी कि सेक्शन डी में इंटायरली ट्रेडिशनल क्वेश्चन। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन डी में एक क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों को जो देखने को मिलेगा, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सेक्शन डी में 4 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर का वेटेज है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा और वह क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से होगा। अब बात याद है कि वर्ड प्रॉब्लम सर कहां से आएगा, क्या एनसीईआरटी से ही आ सकता है? मेरा मानना है बिल्कुल नो, बिग नो। अगर वो मेरी बुक या किसी रेफरेंस बुक से अगर वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
यस व्हाट प्रॉब्लम के साथ एक इंटरनल चॉइस भी पेपर में बच्चों को मिलेगा यहां, और वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि सॉल्व फॉर एक्स वाला क्वेश्चन जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझसे कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पक्का रहेगा व्हाट प्रॉब्लम, क्योंकि क्वाड्रेटिक से केस स्टडी में क्वेश्चन आने के चांस से बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। तो सेक्शन डी में एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन, सबसे पहले 4 में एक यहां पर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन बच्चों का सेक्शन डी में मिलना है, तब अगर स्टैटिस्टिक्स से केस स्टडी में कोई क्वेश्चन नहीं आया, और स्टैटिस्टिक्स का वेटेज यूजुअली सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 7 मार्क्स है, 7 नंबर का। 5 नंबर में अगर एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ जाता है तो एक या दो 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में रहेंगे, क्योंकि 2 मार्कर में ऐसा कोई क्वेश्चन स्टैट से खास करके नहीं बनता, तो एक या दो क्वेश्चन बच्चों को देखने के लिए मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में हो सकता है। लेकिन अगर स्टैट का क्वेश्चन सेक्शन ई में आ गया, दैट मीन्स की 4 मार्कर आ गया, तो 4 नंबर में एक क्वेश्चन और 3 मार्कर में एक क्वेश्चन बच्चों को स्टैट से देखने को मिलेगा। तो 4 में एक क्वेश्चन हो गया स्टैटिस्टिक्स और एक क्वेश्चन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। एक क्वेश्चन 5 मार्कर में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन आ सकता है, तब अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन अगर केस स्टडी में नहीं आया, तब जिसका आने का चांस बहुत कम है मेरा मानना है, तो मैं मान करके चलता हूं कि एक क्वेश्चन अगर वहां से इसमें रहेगा। अब आ गया चौथे पार्ट में, 4 में अगर यूजुअली मैं मानकर चलता हूं कि केस स्टडी में एक क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रहना है, तो अगर वहां पर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से केस स्टडी में क्वेश्चन आ गया तो सेक्शन डी में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने को बच्चों को नहीं मिलेंगे। अगर वहां नहीं आया तो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से मिलेगा। अब आते हैं 4-5 का हम एक प्रोबेबिलिटी लेकर के चल लेते हैं। एक मेरा ऐसा मानना है कि ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आपके सेक्शन डी में बच्चों को मिलना है, और वहां पर राइडर क्वेश्चन के साथ आएगा। राइडर बोले तो एक आ गया थ्योरम। अब बच्चों को यूजुअली 3 ही थ्योरम पढ़ने हैं, है ना। एक हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बच्चों को हमें यह भी बताना है ना कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे थ्योरम तो कर लेते हैं, दे नो द लॉजिक बिहाइंड देम, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी उनको याद नहीं रहता है। तो स्टेट एंड प्रूव यानी कि एक थ्योरम आ सकता है और उस थ्योरम के साथ 2 मार्कर का एक राइडर क्वेश्चन आ सकता है, दैट मींस कि इसका वेटेज 5 नंबर का हो सकता है। तो ये रहा टोटल 4 से 5 क्वेश्चन जो सेक्शन डी में बच्चों को देखने मिलेंगे, और इस सारे के सारे क्वेश्चन मेरे लैंग्वेज में ट्रेडिशनल क्वेश्चन कहे जाते हैं, यानी कि यही आते हैं, यही पढ़ लो, यही कर लो, यही आना है, यही आ जाएगा, और अल्टीमेटली आता भी वही है। यस प्लीज, अब ये क्वेश्चन ही पूछोगे आप कि सर बच्चों को पेपर स्टार्ट कैसे करना चाहिए? अच्छा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चों को पेपर स्टार्ट कैसे करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर पेपर स्टार्ट कैसे करें। सर वेदर शुड वी स्टार्ट आवर पेपर फ्रॉम 38 to 1 और 1 to 38? ठीक है, I'm talking about the question number, right? या बहुत बच्चे सर पहले सेक्शन सी कर लें फिर बाद में ए कर लेंगे। देखो, हर चीज का एक लाइफ में एक ऑर्डर बना हुआ है, एक पैटर्न सेट है, और बच्चे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ते हैं, वो पूरा पैटर्न के ऊपर ही चैप्टर है अगर देखा जाए तो, है ना। तो मेरा मानना है कि हमेशा एक जो पॉजिटिव थॉट होता है ना, वो हमेशा वो बड़ा लाइफ में भी काम आता है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि पेपर बच्चों को 1 से 38 ही करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर वही बना हुआ है, और जो जो ओरिजिनल जो नेचर में जो ऑर्डर बना हुआ है ना, उस ऑर्डर को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक ऑप्शन हो गया 1 to 38 और सेकंड ऑप्शन है 38 to 1। स्कैटर्ड वे में कभी भी पेपर नहीं करना चाहिए, एक पहले बी कर लिया फिर ए कर लिया, इट विल क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन बिफोर योर एग्जामिनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक माइंडसेट होता है। टीचर्स जो हमारे इंडिया में जो पेपर चेक करते हैं उनके पास भी 10 तरह के प्रेशर होते हैं। पैसे कम मिलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। हजारों पेपर बहुत ज्यादा चेक करना होता है तो कोई उसमें टाइम देना नहीं चाहता है, और आंसर की उनके पास बना होता है, सब चाहता है कि भाई फटाफट काम को हम निपटाएं, सिंपल सी बात है। तो आप जब ऑर्डर में चीजों को करोगे ना, और आपका प्रॉपर अगर एक्सप्रेशन प्रॉपर रहेगा, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंप्रेशन टीचर के पास जाता है, एग्जामिनर के पास जाता है। तो ऑलवेज स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम 1 to 38। सेक्शन जरूर लिखना है आपको, सेक्शन ए। जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर को आप क्या करें, बिल्कुल हाईलाइट कर दे पेंसिल से लेकर के, ठीक है।
रेड पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है, पेंसिल यूज करना है, ब्लू पेन यूज करना है, और अगर आप ब्लू नहीं यूज करते तो ब्लैक भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है ब्लू पेन और आपको पेंसिल लेकर के जाना चाहिए। डायग्राम जहां भी पॉसिबल है, जहां भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में डायग्राम आ गया, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम आ गया, उसके बाद थ्योरम्स में डायग्राम आ गया, तो थ्योरम वाले डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करें। अब तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है नहीं, तो थ्योरम वाले डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करें। बाकी और कोई भी डायग्राम है उसको नॉर्मल अपने पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी लेबलिंग अगर प्रॉपर कर दें तो बड़े अच्छे। अब बात आती है कि सर हमारे राइटिंग कैसे होना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि सुंदर, ऐसा नहीं कि सुंदर लिखावट से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बस यट आपकी राइटिंग विजिबल होनी चाहिए, एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए, एग्जामिनर को आंसर चेक करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अगर ऐसा हो ना तो कभी आप मार्क्स लूज नहीं करोगे। और पेपर में एक बात जरूर याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख करके भी आप आ जाइए। वी हैव दिस जो भी थोड़ा बहुत अगर उसमें फॉर्मूले यूज हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में स्टेप्स के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, और स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लिख लोगे तो 3 नंबर में आधे 1 नंबर अगर आपको मिल गए, अगर आपने कुछ नहीं ब्लैंक छोड़ दिया 5 नंबर का क्वेश्चन, तो अभी मानकर चलो ना कि आपका पेपर अब 75 में चेक किया जा रहा है। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो रिड्यूस होकर के 80 से 75 हो गया अब तो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्टार्ट फ्रॉम 1 to 38, ऑलवेज ट्राई टू मेंशन योर सेक्शन। जहां भी आंसर लिखे हो उसको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट कर दें, स्कैटर्ड पेपर नहीं करें, और जहां भी फिगर रिक्वायर्ड हो वहां पे फिगर जरूर बनाएं, और थ्योरम के केस में पेंसिल से फिगर को बनाएं। ये एक अच्छा संकेत जाता है एग्जामिनर के सामने। So, thank you very much, sir. We are very, very grateful for all your inputs. बच्चों, वेलकम। ये ठीक है, चीजों आप को जरूर फॉलो कीजिए और spread as much as possible so that it can reach to most of the grade 10 children. Thank you, sir. थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।